सभी का संकल्प के YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी ओर से सभी को राम राम। पिछली क्लासें आपको अच्छी लगी होगी, यही आशा करता हूँ। साथ में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी सब कॉपी पेन लेकर लाइव आ जाएं। हम आगे करने जा रहे हैं कंटिन्यू। अपने दोस्तों को भी कहें कि ज्यादा से ज्यादा लाइव आए। जितने ज्यादा लाइव आते हैं हम उतने उत्साह से ज्यादा पढ़ाते हैं। हमें लगता है कि हमें देख रहा है तो हम बहुत अच्छा देने का प्रयास करते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिए, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो जो पादपों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। यहां जो क्लोरो शब्द है उसका मतलब ही हरा होता है, यानी पेड़ पौधों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो पादपों का हरा रंग, पादपों का हरा रंग है वो किसके कारण है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अगर हम खोज की बात करते हैं तो हरित लवक की खोज किसने की? सिम्पनर नामक वैज्ञानिक है, उसने सिम्पनर या सिम्पर नामक वैज्ञानिक है, उसने हरित लवक की खोज की। सिम्पनर नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक को खोजा। यहां हम बात करते हैं हरित लवक होता है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दो झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है हरित लवक। आगे हम बात करते हैं हरित लवक की संरचना। अगर हम देखें हरित लवक की, अगर हम संरचना देखते हैं हरित लवक की संरचना, तो देखिए ध्यान से हरित लवक की संरचना किस प्रकार की संरचना होती है हरित लवक की। तो हम बात करते हैं हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग होता है भाई? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है हरित लवक की। अगर हम संरचना देखेंगे तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, दो झिल्लियों से घिरा होता है। यहां ध्यान से देखिए, संरचना की बात करते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दो झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। ये इसकी बाहरी झिल्ली है। बाहरी झिल्ली से भीतर की ओर हम बात करते हैं, कौन सी झिल्ली होती है? आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक इनर मेम्ब्रेन होती है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है। बाहर आउटर मेम्ब्रेन, भीतर की ओर हम बात करते हैं कौन सी मेम्ब्रेन होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है भाई? इनर मेम्ब्रेन। बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली से भीतर की ओर आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली और ये कौन सी झिल्ली होती है? आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली। ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं जो हरित लवक है उसमें हम बात करते हैं थैलेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ये थैलेनुमा संरचनाएं हैं और थैलेनुमा संरचनाएं सिक्कों के ढेर की भांति पाई जाती है। एक जो थैलेनुमा संरचना है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? थाइलेकोइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? थाइलेकोइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? थाइलेकोइड के नाम से जानते हैं। जो ये एक ढेर होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ग्रेनम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थाइलेकोइड का एक ढेर होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ग्रेनम के नाम से जानते हैं। ये क्या है भी? ग्रेनम है। इस प्रकार बहुत सारे ग्रेनम होते हैं। जो ग्रेनम एक वचन है और ग्रेना क्या है? बहुवचन है। ये आपस में एक दूसरे के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रोमा लेमिली द्वारा जुड़े रहते हैं। इसकी हमें जरूरत नहीं है लिखने की, स्ट्रोमा लेमिली द्वारा जुड़े रहते हैं।
अब इसके अलावा जो हरित लवक की हम बात करते हैं, ये थाइलेकोइड है, उन पर बिंदु आकार की संरचना होती है। थाइलेकोइड पर कैसी संरचना होती है? बिंदु आकार की संरचना होती है। इन बिंदु आकार की संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं? क्वांटोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भी? क्वांटोसोम के नाम से जानते हैं। ये क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषी इकाइयां होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, वो इन क्वांटोसोम में होती है। अब यहां हम बात करते हैं, इसके अलावा जो हरित लवक है इसमें वर्ताकार दोहरा डीएनए होता है। जैसे हमने पीछे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा, उसी प्रकार हम बात करते हैं वर्ताकार डीएनए, वर्ताकार दोहरा डीएनए है। किसके अंदर होता है वर्ताकार डीएनए? इसको हम किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट डीएनए के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा, और जो क्लोरोप्लास्ट में होगा उसको हम किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट डीएनए के नाम से जानते हैं। और ये कैसा होता है? वर्ताकार होता है। कैसा होता है? वर्ताकार होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम को हम किसके नाम से जानते हैं? रूबिस्को। किसके नाम से जानते हैं? रूबिस्को के नाम से जानते हैं। रूबिस्को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूबिस्को के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम कैसे होते हैं? यहां पर 17 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कैसे होते हैं भैया? 17 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के जैसे होते हैं 17 प्रकार के राइबोसोम यहां होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, उनके जैसे राइबोसोम होते हैं। तो यहां हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें एंजाइम पाया जाता है। जो कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम बात करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें राइबोसोम होते हैं, वो कैसे होते हैं? 17 प्रकार के राइबोसोम हैं, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बिल्कुल उसी के जैसे होते हैं। अब यहां हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूबिस्को एंजाइम है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन? एंजाइम या प्रोटीन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकृति में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका आंसर होता है रूबिस्को। और प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका आंसर होता है रूबिस्को। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जितने भी एंजाइम होते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, यानी जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक आधे अपवाद को छोड़कर, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। आपको ये बात भली भांति समझ में आ गई होगी। अब अगली बात हम करते हैं, नेक्स्ट देखिए, हमने बात की कि थाइलेकोइड होता है, उस पर बिंदु आकार की संरचना होती है, और इस बिंदु आकार की संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं? क्वांटोसोम के नाम से जानते हैं। तो मैं यहां क्वांटोसोम की बात करता हूं। क्वांटोसोम है वो थाइलेकोइड पर बिंदु आकार की संरचना है, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण यहां होता है। एक जो क्वांटोसोम होते हैं उसमें अनेक क्लोरोफिल
या पर्णहरित के अणु होते हैं। क्वांटोसोम में पर्णहरित के अणु होते हैं। क्वांटोसोम में पर्णहरित के अनेक अणु होते हैं। पर्णहरित या इसी को क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल होता है, एक बात नहीं होती है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। क्वांटोसोम में पर्णहरित या क्लोरोफिल के अणु होते हैं। माना जाता है कि एक क्वांटोसोम में लगभग 450 के आसपास क्लोरोफिल के अणु होते हैं। क्लोरोफिल अणु होते हैं वो हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं क्लोरोफिल, हम बात करेंगे क्लोरोफिल होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। वैसे हम बात करते हैं क्लोरोफिल अणु 7 प्रकार के, क्लोरोफिल अणु 7 प्रकार के। पहला हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए, दूसरा हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी, फिर हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, थर्ड हम बात करते हैं क्लोरोफिल सी, फोर्थ हम बात करते हैं क्लोरोफिल डी और फिफ्थ हम बात करते हैं क्लोरोफिल ई। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, जगत मुनेरा के सदस्यों में पाई जाती है, उनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, 2 बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए है उसको सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं। क्लोरोफिल जो ए है उसको सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं, सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है। सार्वत्रिक वर्णक यानी सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं। सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। और इसके साथ जो हम बात करते हैं क्या होते हैं, कैरोटीन होते हैं, वो सार्वत्रिक वर्णक है, सभी जीवों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और कैरोटीन सार्वत्रिक वर्णक है, सभी जीवों में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी होता है, उच्च श्रेणी के पादपों में पाए जाते हैं। जो आजकल आप पादप देखते हो उनमें क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी या क्लोरोफिल डी या क्लोरोफिल ई होता है, वो शैवालों में पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, हम बात करते हैं हरे शैवाल है उनके अंदर होगा। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी होगा, नीले शैवालों के अंदर होगा। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी होगा, वो भूरे शैवालों के अंदर होगा। और क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल ई होगा, वो किसके अंदर होगा, लाल शैवालों के अंदर होगा। क्लियर है मेरी बात? शायद किसी को डाउट नहीं होगी। यहां तक आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्वांटोसोम में पर्णहरित या क्लोरोफिल के अणु होते हैं और क्लोरोफिल होते हैं वो 7 प्रकार के हमने पढ़े। एक क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल बी, एक क्लोरोफिल सी और फिर हम बात करते हैं क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए सार्वत्रिक वर्णक है, सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है। इसके साथ हम बात करते हैं कैरोटीन भी हम बात करते हैं, सार्वत्रिक वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल ए सभी जीवों में पाया जाता है। इसके साथ क्लोरोफिल बी होता है, वो उच्च श्रेणी के पादपों में होता है और हरे शैवालों में होता है। बाकी हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए के साथ सी डी ई, ये किस में पाए जाते हैं, शैवालों में पाए जाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर मेरी बात? अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में
जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा है उसको किस में बदल दें, रासायनिक ऊर्जा में बदल दें, तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, आगे हम बात करते हैं। आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर खुद का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट तथा इंपॉर्टेंट है ये बात, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए व राइबोसोम अणु होते हैं। इसलिए इन दोनों को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। दोनों को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। कौन से कोशिकांग कहते हैं भाई, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। कौन से कोशिकांग कहेंगे हम, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहेंगे। एक बार पुनः देखिए, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए व राइबोसोम होते हैं, इसलिए इन दोनों को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। कौन सा कोशिकांग कहते हैं भाई, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस, इंग्लिश में हम कहेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हम बोलेंगे, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। इसका अर्थ यह होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे कोशिकांग हैं जो अपने आधे कार्य खुद कर लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आपको पता है कि जो सभी कोशिकांग या पूरी कोशिका पर नियंत्रण किसका होता है, केंद्रक का होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकांग हैं जो अपने आधे कार्य खुद संपन्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने सुना होगा कि कोई भी अपना फंक्शंस होता है कैसे कंट्रोल होता है, जीन के द्वारा होता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर डीएनए होता है, डीएनए से पहले क्या बनती है, हम बात करते हैं एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ये प्रोटीन शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं और सारे कार्य संपन्न करवाते हैं। तो देखिए, बाकी कोशिकांगों के पास डीएनए नहीं है, डीएनए से क्या बन जाएगा, एमआरएनए। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, अनुलेखन के नाम से जानते हैं। और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। ये डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये कहां बनता है, केंद्रक के अंदर। और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, वो कहां बनती है, कोशिका द्रव्य के अंदर। आपको ये बात याद रखनी है, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। तो कोई भी काम कैसे संपन्न होता है, पहले डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन अपनी बॉडी में कोई निश्चित काम करती है। ठीक है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, आप जो देख रहे हो वो कैसे देखा जाता है कि आपकी जो आंखें होती है उसमें शलाका और शंकु होते हैं, उनके अंदर हम बात करते हैं कुछ प्रोटीन बनते हैं और टूटते हैं, उसी की वजह से आप देख पाते हो। और ये जो प्रोटीन जब बनते बिगड़ते हैं उसके संदेश कहां तक पहुंचते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो सारे काम कौन संपन्न करता है, प्रोटीन संपन्न करता है। क्लियर मेरी बात। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है और खुद का क्या है, राइबोसोम है। तो डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, राइबोसोम की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। यहां एक बहुत ही रोचक बात है, देखिए आपने जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा तो हमने बात की कि इनके अंदर जो
राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में होते हैं, उनके जैसे राइबोसोम है, यानी इनके अंदर जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के समान है। तो कहा जाता है कि उद्विकास का मतलब होता है जीवों का विकास कैसे हुआ। जैसे जीवों का विकास सरल से जटिल की ओर हुआ, हमसे पहले अपने पूर्वज थे, जैसे जैसे विकास हुआ यानी प्रोकैरियोटिक जीवों से ही क्या बने, यूकैरियोटिक जीव बने। तो कहा कि जैसे ही यूकैरियोटिक जीव बने, जैसे कोई यूकैरियोटिक जीव बना तो उसके अंदर क्या हुआ, कोई प्रोकैरियोटिक जीव आ गया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक जो जीव यूकैरियोटिक जीव के अंदर आ गए तो ये कोशिकांग प्रदर्शित करते हैं, किसको, प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। आपको अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो आपको ध्यान नहीं देना, सीधा इतना याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर खुद का डीएनए है और खुद का क्या है, राइबोसोम है। क्लियर मेरी बात। अब हम आगे बात कर रहे थे कि जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट में हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है, वो किस में संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो प्रकाश संश्लेषण थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ध्यान दीजिए, यहां प्रकाश संश्लेषण, साथ में यहां बता दूं प्रकाश संश्लेषण की हम बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलना भाई, रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कैसे, हम बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा को बदला, किसके अंदर बदला भी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 चाहिए, CO2। CO2 के साथ आपको क्या चाहिए, जल के अणु चाहिए। और क्या चाहिए, जब जल के अणु होंगे तो क्या बन जाएगी, C6H12O6 बन जाती है। और क्या उत्पन्न होती है, साथ में O2 उत्पन्न होती है। और यहां पर हम बात करते हैं साथ में क्या होती है, हमें जब ये जो प्रक्रिया होती है तो C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है और साथ में क्या उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो यहां ध्यान से देखिए। और हमें क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होता है। अब आपसे यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या कृत्रिम लाइट में प्रकाश संश्लेषण करवा सकते हैं, बिल्कुल हम करवा सकते हैं, लेकिन कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए आवश्यक है कि हमें जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश का मतलब जिस प्रकाश में हम देख सकते हैं उतने तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा, वरना नहीं होगा। ध्यान से देखिए, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और इसके साथ हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैं लिख दूं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट लिख दो, पर्णहरित हम कहते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हम बात करते हैं जल, तीसरा हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश और चौथा हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण में 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो ये ग्लूकोज है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन। हम इसको संतुलित करेंगे तो यहां क्या होता है 6 और यहां 12, C6H12O6 और 6O2 शायद संतुलित हो गई होगी, प्लस जल के अणु उत्पन्न होंगे, 6 जल के अणु अब संतुलित होगी, शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगी। देखिए यहां कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, इसके अंदर 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 ये है, 2 12 इंटू 2 कितने होंगे, 24। तो हाइड्रोजन 12 और 6 इंटू 2 12 24 हो गए। ऑक्सीजन 6 इंटू 2 12 और 12 24 ऑक्सीजन हो गए। तो यहां देखते हैं 6 ऑक्सीजन यहां है, 12 यहां है, 12 और 6 18 और 6 यहां, ये संतुलित है।
क्लियर मेरी बात? तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, आप बता दोगे आसानी से। अगली बात ध्यान से सुनिए, ये CO2 कहां से आती है? CO2 कहां से आती है आपको पता होना चाहिए। पौधे CO2 कहां से लेते हैं? बाहरी वातावरण से भी लेते हैं और श्वसन के दौरान भी उत्पन्न होते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। जल पौधे कहां से लेते हैं? मृदा के द्वारा। पादप जल को मृदा से ही अवशोषित करते हैं, ठीक है। और जाइलम होता है, यहां हम बात करते हैं जल को कहां तक पहुंचाता है? प्रकाश संश्लेषण स्थल तक पहुंचाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पादप केवल मृदा जल का ही अवशोषण करते हैं। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आती है? यहां कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, जल में भी ऑक्सीजन है, तो ये कहां से आई? तो ये जो ऑक्सीजन होती है, जो ये ऑक्सीजन कहां से आती है? जल से आती है। ये ऑक्सीजन कहां से आती है भाई? जल से आती है। ये ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीजन है किसकी होगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन होगी। क्लियर मेरी बात? किसी को कोई डाउट नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलना? रासायनिक ऊर्जा में बदलना। जनरल कंपटीशन के लिहाज से इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए और आप कोई दिक्कत, ठीक है। तो लवक यहां पूरे हुए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक राइबोसोम। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उनको भी लाइव क्लास का फायदा मिल सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए राइबोसोम। राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम नेक्स्ट कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम ध्यान दीजिए, राइबोसोम खोज हम बात करते हैं पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को खोजा। यह भी इंपॉर्टेंट है, खोज किसने की? पेलाडे ने। कुछ कहते हैं कि रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक था, रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने राइबोसोम की खोज पादप कोशिकाओं में की और पेलाडे ने हम बात करते हैं जंतु कोशिकाओं में की। तो खोज का श्रेय किसको जाता है? पेलाडे को जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के, दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। हम बात करते हैं राइबोसोम दो प्रकार के। एक हम बात करते हैं कौन से राइबोसोम होंगे? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और दूसरा हम बात करते हैं कौन से राइबोसोम होंगे? यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम। मैंने इसी नाम से इनको 70S 80S नहीं लिखा, आपको समझाने के लिए सीधा ही लिखा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और दूसरा हम बात करते हैं कौन सा है? यूकैरियोटिक राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उनको हम किसके नाम से जानते हैं? 70S प्रकार के नाम से भी जानते हैं। और यूकैरियोटिक राइबोसोम है उनको हम किसके नाम से जानते हैं? 80S के नाम से जानते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि कैसे कोशिकांग है? झिल्ली रहित कोशिकांग। ये बहुत सी बार पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित है? झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी इनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो राइबोसोम दो प्रकार के, एक 70S और दूसरे हम बात करते हैं कैसे होते हैं? 80S होते हैं। तो 70S और 80S राइबोसोम होते हैं। ये जो राइबोसोम है 70S फिर दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 70S के अंदर भी कितनी उप इकाइयां होती है? दो उप इकाइयां होती है। दो कौन सी उप इकाइयां होती है? हम बात करते हैं इसके अंदर दो उप इकाई है, एक छोटी होती है, एक बड़ी उप इकाई होती है। दो उप इकाई होती है, एक हम बात करते हैं छोटी होती है,
एक बड़ी होती है, छोटी उप इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं 30s, और बड़ी उप इकाई होती है उसको हम क्या कहेंगे 50s कहेंगे। इसी प्रकार यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, इसके अंदर भी 2 उप इकाई होती है। कितनी उप इकाई होती है? 2 उप इकाई होती है। एक हम बात करते हैं कौन सी होती है 40s होती है, और दूसरी हम बात करते हैं कौन सी होती है 60s होती है। ये 2 उप इकाइयां हैं। दोनों उप इकाइयों एक दूसरे के साथ जुड़ती है। जैसे हम बात करते हैं, आप देखिए ये 30s उप इकाई है, 30s उप इकाई किसके साथ जुड़ी? हम बात करते हैं 30s किसके साथ जुड़ी? 50s के साथ जुड़ी। ये जो 50s राइबोसोम है उसके साथ जुड़ी 30s उप इकाई है, वो किसके साथ जुड़ी? 50s के साथ जुड़ी। ये s है, 50s के साथ जुड़ी। तो यह कौन सा राइबोसोम बना? इस प्रकार राइबोसोम बनता है। जो कौन सा होता है हम बात करते हैं, इस प्रकार जुड़ा तो ये राइबोसोम कौन सा हो गया? 70s राइबोसोम हो गया। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा है कि 30 और 50 जुड़ेंगे तो 80 बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 30s किसके साथ जुड़ता है? 50 के साथ जुड़ता है, तो 70s बनता है। इन दोनों के जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भाई? मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। इन दोनों को जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की 0.001 m सांद्रता चाहिए। क्लियर है मेरी बात? 0.001 m सांद्रता चाहिए। ठीक, क्लियर मेरी बात? तो इस प्रकार ये दोनों इकाइयां अगर 30-50 जुड़ेगी तो 70s बनेगा, 40-60 जुड़ेगी तो हम बात करते हैं कौन सा राइबोसोम बनता है? 80s बनता है। 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि 70s की हम बात करते हैं ये कौन सी कोशिका में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। कौन सी कोशिका में होता है भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। किसी को शायद कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम के कार्य की बात कर लेते हैं कि क्या कार्य करता है राइबोसोम। राइबोसोम हम बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य है। हम पढ़ चुके हैं, जब हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी तब भी मैंने आपको बताया प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं। तो राइबोसोम किसका काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इस कारण राइबोसोम होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्रियां कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्रियां कहते हैं। संश्लेषण की फैक्ट्री हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री हम किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहेंगे, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहां होता है? राइबोसोम में होता है। क्लियर मेरी बात? किसी को कोई डाउट नहीं होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर हम बात करते हैं जो एस क्या है। कुछ बच्चों के डाउट है कि सर ये एस क्या है। ठीक है भाई, एस क्या है? एस का अर्थ होता है यहां संवेदन वर्ग इकाई। संवेदन वर्ग इकाई, संवेदन वर्ग इकाई एक वैज्ञानिक के सम्मान में कहा जाता है संवेदन वर्ग इकाई। संवेदन वर्ग इकाई, सेंडिमेशन इकाई, संवेदन वर्ग इकाई। क्या होती है संवेदन वर्ग इकाई? देखिए ध्यान से, आपने घरों में मिक्सर या ग्राइंडर देखा होगा, वो बहुत तेजी से घूमता है। अब क्या होता है, ये छोटा है, ये बड़ा है। सेंट्रीफ्यूज एक यंत्र होता है, सेंट्रीफ्यूज बहुत तेजी से राउंड होता है। पर मिनट हम बात करते हैं, अलग अलग सेंट्रीफ्यूज आते हैं जिनके राउंड काफी ज्यादा होते हैं। तो क्या होते हैं, जब वो घूमते हैं तो पदार्थ क्या होते हैं? पेंदे में जमा हो जाते हैं। जो बड़े होते हैं वो पहले जमा होते हैं, छोटे होते हैं वो बाद में जमा होते हैं। तो इसलिए ये एस संवेदन वर्ग इकाई हम बात करते हैं, यहां इनके साइज को निरूपित करते हैं, इनके आकार को
बताती है संवेदन वर्ग इकाई। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक बार पुनः देखिए, राइबोसोम खोज पेलाडे ने झिल्ली रहित कोशिकांग है दो प्रकार के। एक राइबोसोम हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरा हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसको 70S राइबोसोम कहते हैं, और यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसको हम क्या कहते हैं, 80S कहते हैं। ये दोनों उप इकाइयां जब जुड़ती है 30S और 50 जुड़ेगी तो 70S बनेगा, 40 और 60 जुड़ेगी तो 80S बनेगा। इन दोनों उप इकाइयों को जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता मैंने बताई, अगर याद रहता है तो रख लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.001 M सांद्रता चाहिए। अगर इससे ज्यादा सांद्रता हो जाती है तो बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, पॉलीराइबोसोम का निर्माण हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना नहीं है। कार्य हम बात करते हैं राइबोसोम का क्या कार्य है, तो राइबोसोम का हम बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्रियां कहलाती है राइबोसोम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कौन है, तो आप कहोगे कि राइबोसोम होते हैं, वो प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री होते हैं। क्लियर, राइबोसोम क्लियर हुआ। अगला नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे तारक काय। तारक काय, ध्यान दीजिए, तारक काय, या हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की बात करते हैं, तारक काय, सेंट्रोसोम। तारक काय या सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो तारक काय की खोज अगर आपसे पूछ लेते हैं कि तारक काय की खोज किसने की, ठीक है भाई, तारक काय की खोज किसने की, तो देखिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं तारक काय की खोज टी बावेरी ने की। खोज किसने की भी, टी बावेरी ने, ठीक है। खोज का श्रेय किसको जाता है, टी बावेरी को जाता है, बावेरी को जाता है। तारक काय की खोज की श्रेय किसको जाता है, टी बावेरी। बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या नाम दिया, तारक काय नाम दिया। तो खोज का श्रेय हम किसको देते हैं, तारक काय की खोज का श्रेय टी बावेरी को देते हैं। बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया, तारक काय नाम दिया। तो टी बावेरी। तारक काय हम बात करते हैं किसमें होते हैं, जंतुओं में उपस्थित, पादपों में क्या होते हैं, पादपों में अनुपस्थित होते हैं। मैं इसको इस प्रकार लिखूं कि उच्च श्रेणी के पादपों में अभाव, उच्च श्रेणी के पादपों में अभाव, उच्च श्रेणी के पादपों में, उच्च श्रेणी के पादपों में अनुपस्थित, पादपों में अनुपस्थित होते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों में क्या होते हैं भाई, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है भाई। केवल निम्न श्रेणी के कुछ पादप होते हैं, जैसे हम बात करते हैं शैवाल है, उनके अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं, जबकि उच्च श्रेणी के पादपों में इनका क्या होता है, अभाव होता है। जो तारक काय होता है, एक तारक काय में, एक तारक काय में, एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं। एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं, इसलिए तारक केंद्र होते हैं, इसलिए इसे डिप्लोसोम कहते हैं, इसलिए इसे डिप्लोसोम कहते हैं, इसे डिप्लोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं भी, डिप्लोसोम कहते हैं। एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, डिप्लोसोम कहते हैं। डिप्लो का अर्थ क्या होता है, दो, तो एक तारक काय में क्या होते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं, ठीक है भाई। कितने तारक केंद्र होते हैं, दो तारक केंद्र, और दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर एक तारक केंद्र इस प्रकार व्यवस्थित है तो दूसरा इसके समकोण यानी 90 डिग्री एंगल पर होगा, समकोण पर व्यवस्थित होता है, ठीक है भाई। तारक केंद्र है झिल्ली रहित कोशिकांग। तारक केंद्र, तारक केंद्र के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, जबकि तारक काय के चारों ओर क्या होती है, झिल्ली होती है। जो तारक काय है उसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं है, जबकि तारक काय है उसके चारों ओर झिल्ली है। तारक केंद्र के चारों ओर झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, ये जो तारक केंद्र है, तारक केंद्र की संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। तारक केंद्र की संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। किसके समान होती है, पहिए के समान होती है, यानी इसकी
कार्टवहील स्ट्रक्चर होती है। कार्टवहील स्ट्रक्चर, कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, व्हील स्ट्रक्चर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारकाय के कार्य। तारकाय के क्या कार्य है? सीधी सी बात, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण। कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण। विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण। कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण। तर्कु तंतुओं का निर्माण किसका निर्माण करता है? अभी कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। अब अगली बात हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप देखिए, तारकाय के बाद हम बात करते हैं और कुछ कोशिकांग जिनको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सूक्ष्म काय। इन कोशिकांगों के अलावा कोशिका में छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म काय कहते हैं, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। सूक्ष्म काय इन कोशिकाओं के अलावा छोटी छोटी संरचनाएं, छोटी छोटी संरचनाएं हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म काय बोलेंगे। ये सूक्ष्म काय कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो कौन से हैं? फर्स्ट देखिए, स्पीरोसोम। कौन से हैं? स्पीरोसोम, पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम और ग्लाई ऑक्सीसोम। थर्ड हम बात करते हैं ग्लाई ऑक्सीसोम। ये सूक्ष्म काय होते हैं। बाकी आपको जनरल साइंस के व्यू से इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है। स्पीरोसोम जंतुओं के लाइसोसोम की भांति कार्य करते हैं पादपों में, इनके अंदर भी विघटनकारी एंजाइम होते हैं, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखो। इसके अलावा हम बात करते हैं कोशिका के गमनांग। कोशिका के गमनांग की हम बात करते हैं तो कोशिका में क्या होती है? सीलिया व फ्लैजिला होती है, सीलिया व फ्लैजिला। यानी हम बात करेंगे पक्ष्माभ। ध्यान दीजिए, नाम सुनिए, पक्ष्माभ। पक्ष्माभ को हम किसके नाम से जानते हैं? सीलिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? सीलिया के नाम से जानते हैं। और क्या होते हैं? पक्ष्माभ के साथ कसाब। कसाब को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। ये कोशिका के गमनांग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका के गमनांग, गमनांग यानी गमन में सहायक होते हैं। गमनांग है गमन में सहायक, गमन में सहायक होते हैं। कोशिका के क्या होते हैं? गमनांग होते हैं। तो किसमें सहायक होते हैं? गमन में सहायक होते हैं, कोशिका की गति में सहायक होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? गमनांग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अगर किसी को कोई डाउट, एक बार देखिए, सूक्ष्म काय छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं। स्पीरोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। पक्ष्माभ हम बात करते हैं, पक्ष्माभ और कसाब की बात करते हैं तो ये कोशिका के क्या होते हैं? गमनांग होते हैं, जो किसमें सहायक होते हैं? गमन में सहायक होते हैं। अगले नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्तिका की बात करते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग आप देखिए, रिक्तिका या वोक्यूल्स की बात करते हैं। रिक्तिका या वोक्यूल्स की बात करते हैं। रिक्तिका या वोक्यूल्स की बात करते हैं। रिक्तिका या वोक्यूल्स की बात करेंगे तो रिक्तिका केवल पादप कोशिकाओं में होती है। केवल पादप कोशिकाओं में होती है। केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में होती है। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित या उपस्थित होती है तो बहुत छोटी छोटी होती है, ये बात ध्यान रखिए। केवल पादप कोशिकाओं में रिक्तिका होती है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित या छोटी छोटी। जंतु कोशिकाओं में क्या होती है भाई? अनुपस्थित। कोशिकाओं में क्या होगी? अनुपस्थित। अगर उपस्थित होगी तो, अगर उपस्थित है, अगर उपस्थित है तो बहुत छोटी छोटी होती है,
बहुत छोटी छोटी होती है। मैंने आपको बताया कि रिक्तिका पादप कोशिका का लगभग 70% भाग घेरती है। सबसे बड़ा कोशिकांग है रिक्तिका, पादप कोशिका का 70% भाग घेरती है। जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर एक रस भरा रहता है, जिसको किसके नाम से जानते हैं? कोशिका रस के नाम से जानते हैं। रिक्तिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इस पतली झिल्ली को हम क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें भरे हुए रस को हम किसके नाम से जानते हैं? कोशिका रस के नाम से जानते हैं, जिसमें कोशिका के लिए क्या होते हैं? अनावश्यक पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है, वो भरे रहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्तिका के कार्य क्या है? रिक्तिका के कार्य हम बात करते हैं तो पहला कार्य ध्यान रखिए, प्रासरण नियमन का कार्य करती है। प्रासरण नियमन का कार्य करती है। प्रासरण नियमन का कार्य करती है वोक्यूल्स। इसके अलावा जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम का अभाव होता है, तो लाइसोसोम की भांति भी कार्य करती है। प्रासरण नियमन का अर्थ होता है कोशिका के अंदर जो द्रव यानी जल है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रासरण नियमन का कार्य करती है। तो एक बार पुनः देखिए, रिक्तिका केवल पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित, अगर उपस्थित है तो बहुत छोटी छोटी होती है। कार्य हम बात करते हैं प्रासरण नियमन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? अभी प्रासरण नियमन का कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, मोस्टली कोशिकांग हमने पढ़ लिया। एक कोशिकांग हमारा बचा है केंद्रक, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, यही आशा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, उनको संकल्प के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।